स्टूडेंट, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के सेक्शन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये यूपीएससी मेंस के लिए भी बड़ा ही लाभदायक है और बीपीएससी मेंस के लिए भी बहुत लाभदायक है। लगातार इससे प्रश्न पूछे जाने की परिपाटी रही है और ये टॉपिक है संथाल विद्रोह। 19वीं शताब्दी के मध्य में संथाल परगना, आधुनिक संथाल परगना के क्षेत्र में फैला ये विद्रोह अंग्रेजी साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के प्रति एक बड़ा ही व्यापक विद्रोह था जो संथालों के द्वारा किया गया था। इसलिए इस विद्रोह का नाम संथाल पड़ा, संथाल क्षेत्र में पड़ा, क्षेत्र में यह विद्रोह फैला, इसलिए इसका नाम संथाल विद्रोह पड़ा। 1855 में प्रारंभ हुआ और 56 होते होते ये खत्म हो गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धो और कान्हो। साथ साथ ये विद्रोह का जो क्षेत्र था वो आधुनिक झारखंड के संथाल परगना, बिहार का थोड़ा सा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है संथाल परगना से, वो उस वाले क्षेत्र में फैला। संथाल विद्रोह में बड़े पैमाने पर मुर्मू जनजाति के लोगों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस विद्रोह में शामिल हुए सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में। तो ये विद्रोह बाकी जनजातीय विद्रोह, जनजातीय शब्द ठक्कर बप्पा ने आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया था और वहीं से इन्हें जनजाति की संज्ञा दी जाने लगी। मूल रूप से ये आदिवासी हैं और ये जनजातीय लोग जंगलों में रहा करते हैं। जंगल इनके धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक पारंपरिक जीवन का प्रमुख अंग है और इनकी अर्थव्यवस्था से लेकर धर्म और परंपराएं भी जंगल से रिलेटेड है। 1793 के स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो लाया गया, उस स्थायी बंदोबस्त के पहले ये लोग जल, जंगल, जमीन के साथ जुड़े हुए अपनी तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी प्रकार का कोई खास व्यवधान नहीं था, चूंकि इनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक परंपरा और धार्मिक विश्वास सभी जंगल, जमीन और जल से जुड़ी हुई थी, अर्थात जंगल से जुड़ी हुई थी। इसलिए ये अपना जीवन यापन आसानी से कर रहे थे। अनेक जनजातियों में अनेक प्रकार की कुछ कुछ प्रथाएं थी, लेकिन कमोबेश ये सामूहिक रूप से रहते थे और कृषक कार्यों में लगे रहते थे, कृषि कार्यों में लगे रहते थे, संग्रहण करते थे। साथ साथ लकड़ियों से इनका व्यवसाय जुड़ा हुआ था, लकड़ी काटते थे और उससे संबंधित व्यवसाय इनका जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से जंगल पर आधारित संसाधनों को लेकर ये व्यापक पैमाने पर अपने आर्थिक और धार्मिक, पारंपरिक सारे प्रथाओं का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा आई, नियम लगा, तो इस क्षेत्र में, चूंकि ये बंगाल के क्षेत्र में ही था, बंगाल, बिहार बंगाल के क्षेत्र में था, तो इस क्षेत्र में भी वो व्यवस्था लागू की गई और यहाँ पर एक जमींदार वर्ग का उदय हुआ। इन लोगों ने, खासकर अंग्रेजों की दृष्टि इस क्षेत्र पर भी पड़ी और यहाँ के जंगली संसाधनों को उन्होंने समझा कि एक बहुत बड़ा संसाधन है और इसका दोहन करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी दोहन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अंग्रेजी जब कानून यहाँ पर इंप्लीमेंट होने लगे तो जमींदार, साहूकार के पूरे चक्र में यहाँ के लोग फंसते दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम भू लगान की दर बहुत अधिक थी, जो किसी भी परिस्थिति में माफ नहीं हो रही थी। भू लगान देना ही था, यदि अकाल भी आ जाए तो भी भू लगान देना था। इन परिस्थितियों में जब ये भू लगान दे नहीं पा रहे थे तो इन्होंने महाजनों से अपनी जमीन को, खास करके महाजनों से पैसे लिए अपनी जमीन को बचाने के लिए, ताकि ये टैक्स भर सके। और इन महाजनों ने इनसे 50% से लेकर 500% तक की दर पर इन्हें पैसे दिए और एक बार जब किसी ने पैसे ले लिए तो पुश्त दर पुश्त उस पैसे को चुकाने
की जंजाल में, चक्र में ये फंसते चले गए, जिससे बड़े व्यापक पैमाने पर अंग्रेजी शासन सत्ता के प्रतिरूप के रूप में जो लोग यहाँ एक थे, ये लोग जिनको ये लोग बाहरी लोग या दिक्कू के नाम से जानते थे, इनके प्रति बहुत बड़ा असंतोष था। सामान्य स्तर पर सभी जनजातीय आंदोलन अगर जो आप देखेंगे तो कमोबेश बाहरी हस्तक्षेप, अंग्रेजी शासन सत्ता के प्रतिरूप, उनके पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में व्यापक हस्तक्षेप, आर्थिक क्रियाकलापों में व्यापक हस्तक्षेप और अंततः उनके धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होता दिखाई देता है। और वही सारे कारण यहां भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अब संथाल विद्रोह पर व्यापक पैमाने पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया कि सभी जनजातीय आंदोलन में कमोबेश जो कारण थे वो वही कारण दिखाई देते हैं और उन्हीं कारणों के इर्द गिर्द चीजें घूमती दिखाई दे रही है जो अभी हमने बताया, जो कि आप जानते भी हैं। साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि किसी विद्रोह के फैलने के कुछ तात्कालिक कारण भी होते हैं और तात्कालिक चिंगारी किसी विद्रोह को फैला सकती है। ये सारे कारण तो पहले से विद्यमान चल रहे होते हैं और इन सारे कारणों के परिणाम स्वरूप एक माहौल बना होता है और कुछ तात्कालिक कारणों से ये फिर आगे बढ़ जाता है। तो आज जो हम संथाल विद्रोह को व्याख्यायित करेंगे वो कई हेडिंग्स में करेंगे और संपूर्णता के साथ इसको करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा, संथाल विद्रोह की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले विद्रोह के कारणों की विवेचना करेंगे, इसके आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के शीर्षक के संदर्भ में इसको व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे। फिर विद्रोह का नेतृत्व किन लोगों ने किया, कैसे नेतृत्व और संगठन किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। विद्रोह का उद्देश्य, बिना उद्देश्य का तो कुछ होता नहीं है, आप जानते हैं इस चीज को। तो इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, क्या चाहते थे आखिर संथाल, और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जब उनको विजय मिल जाता, जब उन्हें जीत मिल जाती, तो वो क्या आखिर उन्होंने परिकल्पना की थी कि क्या उन्हें मिलेगा, तो इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद संथाल विद्रोह का विस्तार, दमन और स्वरूप की चर्चा करेंगे। इसके बाद संथाल विद्रोह के परिणाम की चर्चा करेंगे और अंततः हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसके विफल होने के क्या कारण थे। साथ साथ पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे और कोशिश करेंगे ये बताने की कि किस तरीके से संथाल विद्रोह से रिलेटेड प्रश्नों को पूछे जाने की परिपाटी रही। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1855 में प्रारंभ हुआ। आधुनिक संथाल परगना के क्षेत्र में ये व्यापक पैमाने पर फैला। मुर्मू जाति के लोगों ने, जनजाति के लोगों ने इसमें व्यापक पैमाने पर पार्टिसिपेट किया और सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में यह विद्रोह बहुत तेजी से फैला, बड़े व्यापक क्षेत्र में फैला, तीव्रता बहुत अधिक थी। अंग्रेजी संपत्तियों और अंग्रेजी शासन सत्ता के प्रतिरूप को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ। अंततः विद्रोह को कुछ ही समय में दबा दिया गया, लेकिन यह विद्रोह अपने तात्कालिक उद्देश्यों में भले सफल ना हो सका, तात्कालिक चीजों को हासिल भले ही ना कर सका, लेकिन इसने बड़े व्यापक पैमाने पर दीर्घकालिक परिणाम छोड़े। इस विद्रोह में संभवतः पहली बार स्वशासन, स्वराज्य की परिकल्पना की गई, जो बड़े पैमाने पर बाद के कालखंड में 1857 के विद्रोह में देखने को मिला। यहां से प्रेरित होते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर। तो ये सारी चीजों को हम लोग करेंगे, देखते हैं। हम देखते हैं 1855 में मुख्य रूप से यह आंदोलन फैला। ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादी क्रूर नीतियों के खिलाफ यह फैला। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में यह व्यापक पैमाने पर फैला। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया और 2 मुर्मू बहनों का भी नाम आता है, फूलो और झानो का, जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इस तरीके से इस विद्रोह के फैलाव की स्थिति देखी हमने, किन्होंने इसको के कौन इसके नेता थे उसकी जानकारी हमने ली। अब हम इसके कारणों पर चलते हैं। सबसे पहला कारण हमें दिखाई देता है आर्थिक कारण। जैसा कि मैंने कहा कि एक दुष्चक्र सा बन गया था।
एक दुष्चक्र सा बन गया था जिसमें अंग्रेजी कानून, जमींदार, साहूकार और अंततः न्यायालय, ये चक्र था जिसमें ये जनजातीय लोग पिस रहे थे। अंग्रेजों ने कानून बनाकर इनके क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। जमींदार इस एक नए वर्ग के लोग में के रूप में, बाहरी लोग के रूप में यहां पर इन्होंने प्रवेश किया और इन्होंने इनके तमाम अधिकारों पर हस्तक्षेप किया। इस जमींदारी व्यवस्था से निकलने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए इन्होंने साहूकारों से कर्ज लिया और कर्ज की दर इतनी अधिक थी कि उसको पुस्त दर पुस्त ये चुका नहीं सके और ये किसान से मजदूर और मजदूर से बंधुआ मजदूर की तरफ बढ़ते चले गए। न्यायालय में ये या तो जा नहीं पाए, इनकी समझ इतनी नहीं थी जो अंग्रेजी व्यवस्था का अंग था, या फिर गए तो न्यायालयी पेच में ये न्याय तक नहीं पहुंच सके और इस तरीके से अंततः इनका व्यापक पैमाने पर शोषण हो रहा था। अत्यधिक कराधान और महाजनों के कर्ज से ये गरीबी में जूझ रहे थे। आर्थिक दबाव और भूखमरी की तरफ ये बढ़ते चले जा रहे थे। पारंपरिक भूमि पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदार और महाजनों को अधिकार दे दिया गया। इन जमींदार और महाजनों ने संथालों से जबरन कर वसूली किया। कर की दर बहुत अधिक थी, 50% तक कर की दर थी, वसूला जा रहा था। कराधान बहुत ज्यादा था और इस कराधान को पूरा करने के लिए इन्होंने महाजनों से ब्याज लिया, जो ब्याज की दर 50% से लेकर 500% तक होती थी। और एक बार जब इन्होंने ब्याज ले लिया तब समझिए कि इस ब्याज और मूल धन के चक्र में ये फंसे रह गए पुस्त दर पुस्त। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्याज किसी एक व्यक्ति ने लिया, ब्याज पर धन किसी एक व्यक्ति ने लिया। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई तो ये ब्याज और मूल का जो स्थिति थी वो खत्म हो गई। अब उसके बच्चे और उसके बच्चों पर यह अधिरोपित होती चली गई और इस तरीके से ये इस दुष्चक्र में फंसते चले गए। महाजनों और जमींदारों के इस शोषण से संथालों को उनके पारंपरिक जीवन से पूरी तरह अलग कर दिया, जिससे उनके जीवन में भारी असंतोष उत्पन्न हो चुका था। उनकी तमाम आर्थिक जो गतिविधियां थी वो डेविएट हो गई थी और वो जहां स्वतंत्रता पूर्वक जंगल में निवास कर रहे थे, जंगल पर आधारित अर्थव्यवस्था में जी रहे थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो गई अंग्रेजी शासन के द्वारा और वो किसान और मजदूर के रूप में परिवर्तित होकर इस व्यवस्था में शोषित हो रहे थे और व्यापक असंतोष की स्थिति संथालों में तत्कालीन समय में व्याप्त हो चुकी थी। तो इस तरीके की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से देखने को मिल रहा था। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर जो हम देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप जानते भी हैं कि आर्थिक गतिविधियों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ सामाजिक गतिविधि था। आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप हुआ तो इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप हुआ। मैंने पहले भी आपको बताया, आप जानते भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के बाद इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश होने लगा। 1813 के एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने लगा और 19वीं शताब्दी में बड़े व्यापक पैमाने पर भारत में व्याप्त कुरीतियों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने बड़े पैमाने पर उसको ठीक करने के लिए बड़े पैमाने पर कानून बनाए, जैसे सती प्रथा पर रोक, जैसे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, विधवा विवाह का प्रचलन। तो इस तरीके से बहुत तरह के कानून और बने जिससे कि किसी भी तत्कालीन समय के लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके सामाजिक जीवन में व्यापक पैमाने पर, धार्मिक जीवन में व्यापक पैमाने पर हस्तक्षेप हो रहा। तो इन तमाम कारणों से इन्हें भी लग रहा था, संथालों को भी लग रहा था कि आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ इनका पारंपरिक सामाजिक जीवन पूरी तरह डेविएट हो रहा था, जहां पर पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर लगातार हमले हो रहे थे। इनके रीति रिवाजों और धार्मिक गतिविधियों को जमींदार और ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा नजरअंदाज और हतोत्साहित किया जाता। ईसाई मिशनरियों का प्रवेश तेजी से बढ़ा दिया गया था और बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरी इस क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे।
संथाल आदिवासी समाज में ब्रिटिश कानून और न्याय प्रणाली को जबरन लागू करने से भी व्यापक पैमाने पर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और संथालों के लिए जंगल और जमीन का महत्व बहुत अधिक था, क्योंकि वे मुख्य रूप से खेती और वन उत्पादों पर निर्भर थे। ब्रिटिश सरकार ने वन क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और उनकी खेती पर प्रतिबंध लगाए, जिससे उनकी आजीविका व्यापक रूप से प्रभावित हुई और उनका सामाजिक जीवन भी इसी से जुड़ा हुआ था, तो व्यापक रूप से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद की स्थिति हमें देखने को मिलती है ब्रिटिश शासन की नीतियां। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा जमींदारी व्यवस्था ने संथालों को उनके जमीन से बेदखल कर दिया। जमींदार अधीन संथाल आदिवासी किसान बन गए या मजदूर बन गए, उनको अपनी जमीन नहीं थी, वो पूरी तरह जमींदारों पर निर्भर हो गए थे। इन कानूनों को आने के बाद ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों से संथालों को न्याय नहीं मिल पा रहा, उनका शोषण जारी था और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ इनमें व्यापक पैमाने पर विद्रोह की भावना घर कर रही थी, जो तत्कालीन समय में संथाल विद्रोह के रूप में देखने को मिला। सामाजिक कारण संथाल विद्रोह के रूप में देखने को मिला। विद्रोह के नेतृत्व के विषय में जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हमने बात की है, आप जानते हैं कि नेतृत्वकर्ता बड़े ही चमत्कारिक रूप से उभर कर सामने आए और उन्होंने बड़े व्यापक पैमाने पर संथालों को एक संगठन में लाया और बहुत तीव्र गति से ब्रिटिश शासन सत्ता और उसके प्रतिरूप पर हमला किया। साथ साथ बहुत तेजी से बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हुए। लगभग 60,000 लोग इस लड़ाई में सम्मिलित होते दिखाई दे रहे थे डायरेक्टली। लगभग 15,000 लोगों को अंग्रेजों ने मार डाला इस लड़ाई में, वो मारे गए अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरीके से इस आंदोलन की तीव्रता को आप समझ सकते हैं। सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव इसके नेता थे। व्यापक पैमाने पर इन चार भाइयों ने संथालों को संगठित किया और शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1855 में एक साथ 6 से 10,000 लोगों को इकट्ठा करके और एक 30 जून 1855 को विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ और इस तरीके से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह के उद्देश्य की अगर जो बात करें तो कोई भी विद्रोह का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। आखिर किसी कारण के लिए ही तो वो विद्रोह कर रहे थे। तो उसी प्रकार से संथालों का भी एक बड़ा ही व्यापक उद्देश्य था कि वो आखिर इस लड़ाई में जीतेंगे तो उन्हें क्या हासिल होगा। और इस दृष्टिकोण से अगर जो हम देखते हैं तो वो स्वशासन की प्राप्ति की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात जो इस आंदोलन में देखने को मिली पहली बार, वो स्वशासन की बात कर रहे थे, अपने शासन को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इससे प्रेरणा लिया 1857 के विद्रोह में और बाद के कालखंड में आजादी के पुरोधाओं में। पहली जो बात दूसरी इनकी दिखाई दे रही है इंपॉर्टेंट, वो है कि ये बाहरी शोषक शक्तियों को समाप्त कर देना चाहते थे। ब्रिटिश शासन तथा उसके सहयोगी जमींदार, साहूकार वगैरह को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते थे जिसमें ये व्यापक पैमाने पर अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रख सकें और अपनी स्वतंत्रता के साथ जंगल में ये अपना जीवन यापन पारंपरिक तरीके से कर सके। दूसरा इनका उद्देश्य था विदेशी शासन की समाप्ति। चूंकि ये जानते थे कि उनके तमाम बुराइयों के जड़ में अंग्रेजी शासन सत्ता और उसके द्वारा स्थापित उसके प्रतिरूप के परिणाम स्वरूप ही ये तमाम तरह की परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है, इसलिए वो अंग्रेजी शासन सत्ता से भी मुक्ति चाहते थे। इसके बाद की अगर जो बात करें तो हमें दिखाई देता है, इसके बाद की अगर जो हम बात करें तो हमें दिखाई देता है कि विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करने की बात ये कह रहे थे। पहले भी हमने कहा कि विदेशियों की राज हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे। विद्रोह का उद्देश्य सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े प्रतिरोध का हिस्सा बन गया था। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि न्याय और धर्म पर आधारित राज्य को स्थापित करना चाहते। किसी भी बड़े आंदोलन में कहीं ना कहीं धार्मिक भावना जरूर जुड़ी होती है और उस दृष्टिकोण से हम देखें तो संथाल विद्रोह में भी यह धारणा जुड़ी हुई थी। इनका मानना था कि ये अपने धर्म के अनुकूल जीतने के बाद
एक नई व्यवस्था कायम करेंगे, जिसको कि इन्होंने कहा था कि न्याय और धर्म का शासन होगा। इन्हें उम्मीद थी कि विद्रोह के सफल होने के बाद संथाल समाज में शोषण और उत्पीड़न खत्म हो जाएगा और न्याय और धर्म पर आधारित शासन की स्थापना होगी। वे चाहते थे कि उनके पारंपरिक धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके समाज में न्यायपूर्ण और समानता आधारित व्यवस्था देखने को मिल रही है। इसके बाद की अगर जो हम बात करें तो हमें दिखाई देता है कि ये अपने अधिकारों की रक्षा चाहते थे। संथालों के अधिकार की रक्षा चाहते थे, खासकर इनके भूमि पर अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, ब्रिटिश शासन और जमींदारों के द्वारा इन पे लगाए गए अत्यधिक कर, कर्ज और भूमि हड़पने की नीति के खिलाफ अधिकार और इस तरीके की चीजों की ये कामना करते थे, जिसमें कि संपत्ति और आजीविका इनका स्वतंत्र रूप से इनकी अपनी पारंपरिक स्थितियों के अनुरूप हो सके। और इस उद्देश्य से, इस बृहत्तर उद्देश्य से संथालों ने तत्कालीन समय में विद्रोह किया। विद्रोह के विस्तार की बात अगर जो की जाए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले विद्रोह व्यापक पैमाने पर संथाल परगना में फैल गया। संथाल परगना में चारों तरफ विद्रोह फैला, बड़ा ही संगठित विद्रोह था। संथाल विद्रोह की एक खूबी थी कि एक संगठित विद्रोह था। और इस विद्रोह के प्रसार की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजी शासन सत्ता और उसके प्रतिरूप पर हमला किया। महाजनों और जमींदारों पर हमला किया, उनके घर हवेलियों को जला दिया, साहूकार के मकानों को जला दिया गया। यहां तक कि नहीं, साहूकार के मकानों को ही नहीं जलाया गया, बल्कि उनके यहां जो दस्तावेज थे, इनके कर्ज से रिलेटेड, भूमि अधिकार से संबंधित दस्तावेज जो गिरवी रखे गए थे, उनको इन्होंने व्यापक पैमाने से पर जलाया और उसकी होली मचाई, क्योंकि इनकी यह मान्यता थी कि उन्हीं कागजों के बल पर ये उनके ऊपर शासन कर रहे हैं और इन पर शोषण की स्थिति कायम थी। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक गाड़ियों को जलाया जो अंग्रेजी शासन के प्रतिरूप थे। रेलवे इंजीनियरों के बंगलों को जलाया, ये भी अंग्रेजी शासन के प्रतिरूप थे, क्योंकि इसी रेलवे से भर भर कर बड़े पैमाने पर तुरंत ही अंग्रेजी सैनिक पहुंच जाते थे और इनके विद्रोह को दबाने की भी बात करते थे, दबाने की कोशिश करते थे। इसलिए इन्होंने इस पर भी हमला किया। अंततः इन्होंने फसलों को नष्ट कर दिया, जिससे इनके टैक्सेशन में परेशानी हो, इनको टैक्स कम मिल सके, इसको जलाया। और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर विरोध की स्थिति इन्होंने की। विद्रोह के व्यापक पैमाने पर प्रसारित हुआ और विद्रोह का दमन भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगा विद्रोह को दमित करने में। अंग्रेजों ने तुरंत इस क्षेत्र पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सेना का प्रयोग किया और जनरल बरो के नेतृत्व में सेना ने यहां पर अभियान किया। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, इसके प्रमुख नेताओं के नाम पर इनाम घोषित कर दिए गए और लगभग 15,000 इस संघर्ष में संथाल मारे गए। अंततः सिद्धू और कानो जो इसके प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। और सिद्धू कानो की गिरफ्तारी और फांसी पर चढ़ने के बाद यह आंदोलन बहुत तेजी से यह आंदोलन जो है वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है। और इस दृष्टिकोण से अगर जो हम देखें तो यह आंदोलन बहुत तेजी से कमजोर होता दिखाई दे रहा है। खैर, विद्रोह के स्वरूप की अब हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्रोह का स्वरूप क्या था। एक बृहद संदर्भ में इसको देखने की आवश्यकता है कि स्वरूप क्या था विद्रोह का। तो हम देखते हैं, सबसे पहला स्वरूप जो हमें दिखाई देता है, यह एक जातीय विद्रोह था। इसमें एक जनजाति समूह के लोग आपस में मिलकर अपनी तमाम कठिनाइयों, परेशानियों की जड़ में अंग्रेजी शासन सत्ता प्रतिरूप को मानते हुए उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने व्यापक पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसमें बाकी बाहरी लोगों का बहुत समर्थन नहीं था, इसलिए इसका स्वरूप आप कह सकते हैं कि जनजातीय या जातीय तक रह गया। दूसरी, ये सुसंगठित विद्रोह था जिसमें लगभग 60,000 लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। 15,000 लोग तो मारे गए, तो आप समझ सकते हैं यह कितना बड़ा
विद्रोह था और कितने बड़े संगठन की आवश्यकता इसमें पड़ी होगी। तीसरा, ये एक सशस्त्र विद्रोह था जिसमें लोगों ने, संथालियों ने बड़े पैमाने पर अपने पारंपरिक अस्त्रों का इस्तेमाल किया, तीर, धनुष, भाला, गुलेल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया उस फौज पर, विश्व की उस बड़ी फौज पर जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था और लंबी दुर्धर्ष लड़ाई लड़ी। यह संभवतः उनके हिम्मत और उनके अपने पारंपरिक चीजों के प्रति आस्था का बड़ा प्रतीक है, अपने आप को स्वतंत्र करने की लालसा का बड़ा प्रतीक है। और चौथी चीज कि यह विद्रोह सीमित क्षेत्रों तक ही फैला, अर्थात संथाल परगना के क्षेत्र तक ही ये रह गया, उससे ज्यादा इसका विस्तार नहीं हो सका। तो इस दृष्टिकोण से यदि एक लाइन में इसके स्वरूप को व्याख्यायित करने की बात उठती है तो हम कह सकते हैं कि इस विद्रोह का स्वरूप जनजातीय, जातीय, सुसंगठित, सशस्त्र एवं सीमित क्षेत्रों तक प्रभाविता वाला देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसके स्वरूप की हमें व्याख्या करनी चाहिए यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो। इस तरीके से इसके स्वरूप की हमें व्याख्या करनी चाहिए यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो। इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे विद्रोह के असफलता के कारण। यह विद्रोह अपने तात्कालिक उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं मिल सकी, लेकिन इसके व्यापक परिणाम सामने देखने को मिलते हैं जो हम परिणाम के सेक्शन में व्याख्यायित करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी इसके असफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। असफलता के कारणों की अगर जो चर्चा करें तो हमें देखने को मिलता है सबसे बड़ी चीज संगठनात्मक कमजोरी। विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय स्तर पर था जिसके कारण व्यापक स्तर पर एकजुटता और समन्वय का अभाव था। दूसरा कारण जो दिखाई देता है आधुनिक हथियारों की कमी, जैसा कि आप जानते भी हैं और अभी मैंने बताया भी कि ये पारंपरिक हथियारों से लैस होकर लड़ रहे थे और दूसरी तरफ इनके खिलाफ जो फौज थी वो विश्व की सबसे उन्नत फौज थी जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। उसके खिलाफ लड़ी गई ये लड़ाई संथालियों के दुर्धर्ष वीरता और अप्रतिम शौर्य का प्रतीक देखने को मिलता है। आधुनिक हथियारों के खिलाफ धनुष, बाण और भाले से लड़ाई एक तरह से कहें तो इनको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की लालसा के प्रति व्यापक जिजीविषा को दिखाता है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, तीसरा, संसाधनों की कमी। विद्रोहियों के पास धन नहीं था, भोजन का अभाव था, अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी थी, तो संसाधनों का कहीं से रिफिलिंग हो नहीं रहा था। संसाधन लगातार कम हो रहे थे, अंग्रेज सैनिक लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इन कारणों से इन्हें संसाधनों की भी कमी झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना की ताकत अप्रतिम थी, उस समय विश्व का सबसे उन्नत सेना माना जाता था, इस कारण भी इन्हें बहुत कठिनाई हुई और कुछ ही समय में विद्रोह को दबा दिया गया। स्थानीय सहयोग का भी अभाव था, स्थानीय जमींदार और महाजन ने विद्रोहियों का समर्थन करने के बजाय ब्रिटिश शासन का समर्थन किया और बड़े पैमाने पर इसके नेताओं को पकड़वाने, उनको घेरवाने और उनको असफल करने में ब्रिटिश सैन्य सत्ता को सहयोग दिया। रणनीति की भी कमी देखने को मिलती है। विद्रोहियों के पास कोई सुनियोजित रणनीति नहीं थी, वे अचानक हमले करते थे और वो त्वरित गति से कार्रवाई करके फिर अपना अलग हो जाते थे। तो इस तरीके से इनमें रणनीति की भी कमी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर जो देखें तो प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाएं भी देखने को मिलती है। संथाल क्षेत्र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र था, विद्रोहियों के लिए सुरक्षा तो था लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए पर्याप्त भी नहीं था। देखिए, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र था, वो इससे परिचित थे, शुरुआती दौर में उसका लाभ भी इनको मिला, लेकिन जब लंबे समय तक संसाधन आप तक नहीं पहुंच रहे हो तो कितने समय तक उस भौगोलिक चीज का फायदा मिलेगा, उस भौगोलिक क्षेत्र का आपको फायदा मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से प्रारंभिक फायदे के बाद अंततः ये इनके लिए परेशानी का सबब बना और लंबे समय तक इन क्षेत्रों में वो टिके नहीं रह सके और विद्रोह का दमन किया जा सका। नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद, सिद्धू और कानू की गिरफ्तारी के बाद, यह विद्रोह तेजी से दबा दिया गया। चूंकि
सीधो कानों के बाद कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक नेतृत्व इनके पास नहीं था और ये बेतरतीब हो गए और इस विद्रोह को दबा दिया। ब्रिटिश शासन ने बड़ा ही क्रूर रणनीति अपनाई, बड़े पैमाने पर संथालों को दबाने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जो ब्रिटिश सरकार की विशेषता थी। फूट डालो राज करो की नीति चलाई, एक दूसरे से फोड़ा, किसी को पैसे देकर मिलाया और इस तरीके से बड़े ही मजबूती से इस विद्रोह को दबाया। व्यापक जन समर्थन का भी अभाव था। विद्रोह का प्रभाव मुख्य रूप से संथाल जनजाति तक सीमित था। इसके अलावा किसी भी संप्रदाय को या समुदाय को इससे कोई खास लेना देना नहीं था और ना ही इनको कोई समर्थन मिल रहा था। तो इन कारणों से व्यापक पैमाने पर यह विद्रोह तात्कालिक उद्देश्यों में तो असफल रहा, लेकिन असफलता के बावजूद जनजातीय समाज में जागरूकता लाने और ब्रिटिश प्रशासन में अपने हिसाब से सुधार कराने के लिए यह आंदोलन व्यापक पैमाने पर सफल रहा उस दृष्टिकोण से। और आप कह सकते हैं कि तात्कालिक उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से इसके बड़े व्यापक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और उस दृष्टिकोण से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और परिणामों पर चर्चा करेंगे कि क्या इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसके बड़े दीर्घकालिक परिणाम है। सबसे बड़ा परिणाम हुआ संथाल परगना का गठन हो गया। 5400 वर्ग मील के क्षेत्र में 1856 में संथाल परगना बना दिया गया। संथाल परगना का गठन कर आदिवासी समुदाय के विशेष सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। 55 का संथाल परगना कानून के तहत जमींदारों और महाजनों के अत्याचार से कुछ हद तक इन्हें राहत मिली। कानूनों में संथाल भूमि पर बाहरी लोगों को कब्जा करने पर प्रतिबंध दिया गया। संथालों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए। इनके पारंपरिक और भूमि संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी वादा किया गया और इस कानून में जगह दिया गया। तो इस दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी जीत थी इस संदर्भ में इनके लिए। दूसरी बात अगर जो करें तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आदिवासी समाज में व्यापक जन जागरूकता और प्रतिरोध करने की भावना उत्पन्न हुई। पहली बार इन जनजातियों ने अपने तमाम सामाजिक, आर्थिक और पारंपरिक बुराइयों की जड़ में, तमाम तरह की परेशानियों की जड़ में अंग्रेजी शासन सत्ता और उसके प्रतिरूप को समझा और उसके लिए सशस्त्र रूप से, सशक्त रूप से व्यापक विद्रोह की स्थिति में ये आ गए और लड़ाई लड़ी, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर। तो इस तरीके से आदिवासी समाज में, पूरे आदिवासी समाज में, केवल संथालों में ही नहीं, व्यापक जन जागरूकता हुई और प्रतिरोध करने की क्षमता और भावना विकसित हुई कि यदि उनके खिलाफ कोई गलत कार्य होगा, शासन सत्ता उन्हें पददलित करेगी, तो वो उसके खिलाफ संगठित होकर विद्रोह करेंगे और किसी भी तरीके से वो हिचकेंगे नहीं। ठीक है, संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन मिला। आदिवासी समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ी और यही राजनीतिक चेतना बाद के कालखंडों में 1857 के विद्रोह में भी काम किया और बाद के कालखंड में आजादी के पुरोधाओं के लिए प्लेटफॉर्म बनी। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहयोग मिल सका। ब्रिटिश नीतियों में सुधार हुआ विद्रोह के परिणाम स्वरूप। ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किया ताकि भविष्य में ऐसे विद्रोह को रोका जा सके। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को कुछ हद तक सम्मान दिया और उसमें हस्तक्षेप न करने की बात कही। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई। अंग्रेजों ने समझा कि इस क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़े व्यापक पैमाने पर सुदृढ़ करना होगा और यदि यहां के संसाधनों का दोहन करना है तो हमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर एक मजबूत ढांचा विकसित करना होगा और उन्होंने यह किया। निष्कर्षतः अगर जो हम कहें, संताल विद्रोह एक बहुआयामी संघर्ष था जिसमें सशस्त्र, जातीय और सांस्कृतिक महत्व जुड़े थे। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन, जमींदार और महाजनों के खिलाफ था जिनके शोषण ने संथालों के जीवन को असहनीय बना दिया था। इसके बावजूद यह विद्रोह सत्ता के खिलाफ एक अत्यधिक संगठित और मजबूत प्रतिरोध के रूप में सामने आया, जिसने संथाल जनजाति के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए न केवल तत्कालीन समय में आवाज उठाई बल्कि और सारी जनजातियों को यह प्रेरित किया कि अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होने की स्थिति होनी चाहिए और बननी चाहिए। इस दृष्टिकोण से यह आंदोलन
बड़ा ही मुख्य रूप से प्रमुखता से देखने को मिलता है। यदि हम बात करें संथाल आंदोलन की, तो संथाल आंदोलन को, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, अन्य भागों से सेग्रीगेट करके देखने की जरूरत है। सबसे पहले हमें संथाल आंदोलन के संदर्भों को समझना होगा कि कहाँ फैला, कितना तक फैला, किसकी सहभागिता थी, इसके नेता कौन थे। दूसरा, इसके कारणों की विवेचना करनी होगी। फिर इसके फैलाव की विवेचना करनी होगी। फिर इसकी असफलता के कारणों की विवेचना करना होगा। फिर इसके स्वरूप के विषय में विवेचना करना होगा। फिर इसके परिणाम के विषय में विवेचना करना होगा। और फिर इसके दीर्घकालिक परिणाम, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इन तमाम चीजों के विषय में विवेचना करना हो। और तमाम चीजों को जब हम करेंगे तो हमारी भूमिका बड़ी सशक्त होनी चाहिए और कंक्लूजन बड़ी सशक्त हो जानी चाहिए। हमें बताना होगा कि संथाल विद्रोह, आधुनिक संथाल परगना और तत्कालीन बिहार, बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो आज संथाल परगना के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में संथालों के द्वारा व्यापक पैमाने पर किया गया विद्रोह था, जो 1855 में फैला। इसके नेता सिद्धू और कान्हो थे प्रमुख रूप से। और ये विद्रोह तत्कालीन समय में अंग्रेजी नीतियों और उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए बिचौलिए के खिलाफ था और उन्होंने बड़े व्यापक पैमाने पर इन पर हमला किया। विद्रोह के अनेक कारण थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और इस तरीके से इस विद्रोह को आगे बढ़ता हुआ आप दिखाएंगे। जब कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो आपको कहना होगा कि हालांकि यह विद्रोह अपने तात्कालिक उद्देश्य में तो पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, लेकिन इस विद्रोह के परिणाम बड़े ही व्यापक साबित हुए। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कानूनों में बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ। संथाल परगना कानून एक्ट बन गया, उनके अधिकारों को संरक्षण मिला। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि पहली बार इस आंदोलन में स्वशासन, धर्म की सत्ता और एक ऐसे स्वराज्य की कल्पना की गई जो बाद के कालखंड में आजादी के पुरोधाओं के लिए ब्रह्मवाक्य बन गया। इस आंदोलन ने यह स्थापित कर दिया कि जनजातियों में अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर विद्रोह करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन है, और समय आने पर वो ऐसा करेंगे। ये तमाम आदिवासी समूहों में ये जन जागरूकता फैला सकने में यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। तो इस दृष्टिकोण से इस आंदोलन का परिणाम बड़ा ही व्यापक देखने को मिलता है। अब चलिए विगत वर्ष के कुछ प्रश्नों को जरा हम एनालाइज करें। बीपीएससी, यूपीएससी सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्नों को नहीं लिया है, 6-8 प्रश्नों को लेने की कोशिश की गई है कि भाई किस तरीके से प्रश्न इससे बनते हैं। देखिए, लिखा है संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अभी जो मैंने आपको आंसर दिया संपूर्ण परिपाटी में, वो यही संक्षिप्त टिप्पणी था कि किस तरीके से हर चीज को छूते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें विद्रोह क्या था, कब शुरू हुआ, नेता कौन थे, कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, विफलता के कारण क्या थे, स्वरूप क्या था, परिणाम क्या हुए, और इस तरीके से इसको कंक्लूड करना होगा। इसके बाद पूछता है दूसरा प्रश्न, संथाल विद्रोह के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें। अब अलग हो गया, कारण पर प्रकाश डालना है। संथालों पर जमींदार, महाजन और अंग्रेजों के द्वारा किए गए आर्थिक और सामाजिक शोषण को विस्तार पूर्वक समझाए। जो चक्र मैंने बनाया था उसको आपको समझाने की कोशिश करनी है और उसकी परिणति के रूप में संथाल विद्रोह को दिखाने की कोशिश करनी है। तीसरा प्रश्न है, सिद्धू और कान्हो मुर्मू की भूमिका का मूल्यांकन करें। उनके नेतृत्व में कौशल और विद्रोह के दौरान उनकी रणनीति का वर्णन करें। सिद्धू और कान्हो ने जिस तरीके से चमत्कारिक नेतृत्व दिया उसके विषय में यह जानकारी चाहते हैं और वो आपको बताने की आवश्यकता है। चौथा प्रश्न है, संथाल विद्रोह के ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण करें। हमने आपको ये बातें बताई और आप जानते भी हैं। विद्रोह की असफलता के बावजूद इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर व्यापक चर्चा की है। हुल आंदोलन के संदर्भ में संथाल विद्रोह का वर्णन करें। इसे हुल क्यों कहा जाता है, इसे हुल भी कहा जाता है, और हुल के संदर्भ में इसे व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। फिर प्रश्न है, संथाल विद्रोह और 57 के विद्रोह में समानताएं और अंतर बताए। दोनों आंदोलनों के उद्देश्य, तरीकों और परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन।
देखिए, संथाल विद्रोह के स्वरूप को समझिए और 1857 के विद्रोह के स्वरूप को समझिए। दोनों को तुलनात्मक रूप से तुलना कीजिए और फिर इस आंदोलन के उद्देश्य पर चर्चा कीजिए, दोनों के तरीकों पर चर्चा कीजिए और परिणाम पर चर्चा कीजिए। आंसर बड़ा ही क्लियर आपको दिखेगा और ये सारी चीजें जो अभी आपने सुनी है उससे निकलकर आएगा। इसके साथ साथ 1857 का भी विशद आपको करना होगा, जो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह पर भी हमने विशद चर्चा की। तो चलिए, थैंक यू। अब आगे दूसरी बात पर हम लोग चलेंगे।